दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं सिविल सर्विस की तैयारी तो प्रभात एग्जाम आपके लिए लेकर आए हैं इन न्यूज़ टॉपिक्स जो आपको आपकी परीक्षा में सफल होने में सहायक सिद्ध होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का इन न्यूज़ टॉपिक। अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती और रंपा क्रांति के 100 साल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जुलाई 2022 को आंध्र प्रदेश के भीमावरम में जाने माने स्वतंत्र सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य मूर्ति का अनावरण भी किया। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार स्वतंत्र सेनानियों के योगदान को मान्यता देने और पूरे देश में लोगों को उनके बारे में जागरूक करने के प्रति कटिबद्ध है। कौन थे अल्लूरी सीताराम राजू? अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म 4 जुलाई 1897 को आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के पांडुरंगी गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम सूर्य नारायण अम्मा और पिता का नाम वेंकटराम राजू था। उन्होंने जनजाति समुदाय के हितों की रक्षा के लिए पूर्वी घाट क्षेत्र में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष किया था। क्या था रंपा विद्रोह? अंग्रेजों ने जब गोदावरी इलाके के जंगलों में जब आदिवासियों की खेती पर पाबंदी लगाकर खुद बड़े पैमाने पर वन काटना शुरू किया, इसके खिलाफ अल्लूरी सीताराम राजू ने आदिवासियों को इकट्ठा करना शुरू किया। वह बहुत विचलित थे कि अंग्रेजों की मनमानी से आदिवासी भूखे मरने की स्थिति में पहुंच रहे हैं। तब वर्ष 1922 के आसपास अल्लूरी ने जो विद्रोह शुरू किया उसको रंपा विद्रोह कहा गया। रंपा गोदावरी जिले में एक पहाड़ी अंचल का नाम था। अल्लूरी ने आदिवासियों को शास्त्र कला में दक्ष किया। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा उनके वीरतापूर्ण कारनामों के लिए उन्हें मन्यम वीरुडु यानी जंगल का नायक उपनाम दिया गया था। वर्ष 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू को पुलिस हिरासत में ले लिया गया और पेड़ से बांधकर सार्वजनिक रूप से गोली मार दी गई तथा सशस्त्र विद्रोह को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया। सरकार की ओर से 1 वर्ष तक चलने वाले इस समारोह के दौरान अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में स्थित चिंतापल्ली क्षेत्र में अल्लूरी सीताराम राजू के जन्म स्थान पांडुरंगी का संरक्षण किया जाएगा। सरकार ने मोगल्लू में अल्लूरी ध्यान मंदिर के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस मंदिर में अल्लूरी सीताराम राजू की मूर्ति स्थापित की जाएगी और उनकी जीवनी पर आधारित भित्ति चित्र लगाया जाएगा। आपको बता दें, देश आज़ादी का 75 वर्ष का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसके साथ ही अल्लूरी सीताराम राजू जी की 125वीं जयंती का अवसर भी है। संयोग से इसी समय देश की आज़ादी के लिए हुए रंपा क्रांति के 100 साल भी पूरे हो रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का इन न्यूज़ टॉपिक। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। हाल ही में 100वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। भारत ने सहकारिता के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत और बेहतर विश्व का निर्माण विषय के तहत यह सहकारिता दिवस मनाया। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 16 दिसंबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में घोषित किया गया था। इस दिवस का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर सहकारी समितियों को बढ़ावा देना और एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जो उसके विस्तार और लाभ प्रदान करने की क्षमता को बढ़ावा दे। यह अवसर संयुक्त राष्ट्र द्वारा संबोधित प्रमुख मुद्दों से निपटने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी आंदोलन और अन्य कारकों के बीच गठबंधन को बढ़ाने एवं विस्तृत करने के लिए सहकारी आंदोलन के योगदान पर भी प्रकाश डालता है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का महत्व। इसका उद्देश्य है सहकारी समितियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और आंदोलनों के मूल्यों को आगे बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय एकता, आर्थिक दक्षता, समानता, वैश्विक शांति। क्या है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2022 की थीम? सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है। कॉर्पोरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। क्या होती है सहकारी समितियां? सहकारी समितियां जन केंद्रित उद्यम है जिसका स्वामित्व
नियंत्रण और संचालन उनके सदस्यों द्वारा उनकी सामान्य आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। सहकारिता लोगों को लोकतांत्रिक और समान तरीके से एक साथ लाती है। सदस्य चाहे ग्राहक हो, कर्मचारी हो, उपयोगकर्ता हो या निवासी हो। सहकारी समितियों का प्रबंधन लोकतांत्रिक तरीके से एक सदस्य एक वोट नियम द्वारा किया जाता है। उद्यम में किए गए पूंजी निवेश की परवाह किए बिना सदस्यों को समान मतदान अधिकार प्राप्त है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में सहकारिता वर्तमान में भारत में 90% गांवों को कवर करने वाली 8.5 लाख से ज्यादा सहकारी समितियों के नेटवर्क के साथ ये ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में समावेशी विकास के उद्देश्य में सामाजिक आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण संस्थान है। भारत में सहकारिता आंदोलन की सफलता की कुछ जानी मानी कहानियों में शामिल है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड यानी अमूल, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड यानी IFFCO, कृषक भारतीय सहकारी लिमिटेड यानी KRIDHCO, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ यानी NAFED। सहकारिता संबंधित सरकारी पहल। सहकारिता क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के क्रम में केंद्र सरकार ने जुलाई 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की थी। इसके गठन के बाद से मंत्रालय नई सहकारिता नीति और योजनाओं के मसौदे पर काम कर रहा है। सहकारिता क्षेत्र में देश के किसान, कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के विकास एवं सशक्तिकरण के लिए पर्याप्त संभावनाएं हैं। हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों यानी PACS के डिजिटलीकरण को स्वीकृति देकर सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाने का अहम निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य PACS की दक्षता बढ़ाना, पारदर्शिता के साथ संचालन कर उनकी विश्वसनीयता को बढ़ाना, PACS के कामकाज में विविधता लाना और कई गतिविधियों या सेवाओं के संचालन में सहायता देना है। सहकारिता के समक्ष चुनौतियां। नीति निर्माताओं द्वारा अपेक्षा। सहकारिता की भूमि को नीति निर्माताओं द्वारा उनकी अदूरदृष्टता के कारण विभिन्न स्तरों पर अनदेखा किया गया है। जागरूकता का अभाव। व्यवसायिक रणनीतियों और बाजार गतिविधियों के बारे में जागरूकता एवं जानकारी की कमी। वित्त पोषण और क्षमताओं की कमी। सार्वजनिक हो या निजी क्षेत्र, दोनों में ही इस क्षेत्र के प्रति विश्वास की कमी देखी गई है, क्योंकि सहकारी समितियों के लिए बहुत कम या कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं है, जो उनकी क्षमता को नुकसान पहुंचाता है। बाजार के बारे में समझ की कमी और श्रमिकों में कौशल की कमी के कारण कई सहकारी समितियां खराब प्रदर्शन कर रही हैं और वांछित परिणाम देने में असफल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का इन न्यूज टॉपिक। भारत तजाकिस्तान द्विपक्षीय संबंध। भारत के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने तजाकिस्तान गणराज्य के ऊर्जा एवं जल संसाधन मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की। सतत विकास के लिए जल पर वैश्विक जल कार्रवाई और जलवायु प्रतिरोध का समर्थन करने हेतु जल संसाधन अनुसंधान, विशेष रूप से ग्लेशियर निगरानी, गैर पारंपरिक ऊर्जा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग और आपदा प्रबंधन जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। कैसे हैं तजाकिस्तान और भारत के संबंध? सलाहकारी तंत्र, विदेशी कार्यालय परामर्श, आतंकवाद के निरोध पर संयुक्त कार्य समूह, व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर संयुक्त आयोग, रक्षा सहयोग पर JWG, विकास हेतु अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण आयोग पर JWG। अंतर्राष्ट्रीय मंचों में सहयोग। साल 2020 में तजाकिस्तान ने 2021 से 2022 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया। तजाकिस्तान ने भारत के लिए शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के सदस्य के दर्जे का पुरजोर समर्थन किया। भारत ने जल संबंधी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र में तजाकिस्तान के प्रस्तावों का लगातार समर्थन किया है। भारत ने मार्च 2013 में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद में तजाकिस्तान की उम्मीदवारी एवं विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने का भी समर्थन किया। व्यापार और आर्थिक संबंध। भारत द्वारा तजाकिस्तान को निर्यात में शामिल मुख्य वस्तुओं में चिकित्सा सामग्री, गन्ना या चुकंदर की चीनी,
चाय, हस्तशिल्प और मशीनरी शामिल है। तजाकिस्तान के बाजार में भारतीय फार्मास्यूटिकल उत्पाद की लगभग 25% की हिस्सेदारी है। वर्ष 2018 में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा व कृषि अनुसंधान और शिक्षा के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्रों में 8 समझौता ज्ञापनों पर दोनों देशों के मध्य हस्ताक्षर किए गए। भारत और मध्य एशिया के बीच हाल के विकास। मध्य एशिया में परियोजनाओं के लिए भारत की $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट चाबहार बंदरगाह और तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत यानी TAPI गैस पाइपलाइन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए चाबहार बंदरगाह का उपयोग करके कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर यानी INSTC अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और पारगमन गलियारे यानी ITTC पर अशगाबाद समझौते के संयोजन के साथ भारत व मध्य एशियाई देशों के बीच संपर्क बढ़ रहा है। 5 मध्य एशियाई देशों के विदेश मंत्रियों ने तीसरी भारत मध्य एशिया वार्ता में भाग लेने के लिए दिसंबर 2021 में नई दिल्ली का दौरा किया। कोविड-19 से निपटने के दौरान मध्य एशियाई देशों ने महामारी के अपने प्रारंभिक चरण के दौरान कोविड-19 टीकों और आवश्यक दवाओं की आपूर्ति हेतु भारत द्वारा की गई सहायता की सराहना की। जनवरी 2022 में भारत के प्रधानमंत्री ने आभासी प्रारूप में पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं सिविल सर्विस की तैयारी तो प्रभात एग्जाम आपके लिए लेकर आए हैं इन न्यूज़ टॉपिक्स जो आपको आपकी परीक्षा में सफल होने में सहायक सिद्ध होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का इन न्यूज़ टॉपिक। राष्ट्रीय जांच एजेंसी। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र के अमरावती में एक फार्मासिस्ट की बर्बर हत्या की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA को सौंप दी है। क्या है राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA? NIA भारत की केंद्रीय आतंक रोधी कानून प्रवर्तक एजेंसी है जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित करने वाले सभी अपराधों की जांच करने के लिए अनिवार्य है। उसमें समाविष्ट है विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, परमाणु और नाभिकीय सुविधाओं के विरुद्ध, हथियारों, ड्रग्स और नक्सली भारतीय मुद्रा की तस्करी तथा सीमाओं के पार से घुसपैठ। संयुक्त राष्ट्र इसकी एजेंसियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समझौतों, सम्मेलनों एवं प्रस्तावों को लागू करने के लिए अधिनियमित वैधानिक कानून के तहत अपराध। इसका गठन राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA अधिनियम 2008 के तहत किया गया था। एजेंसी को गृह मंत्रालय से लिखित उद्घोषणा के तहत राज्यों से विशेष अनुमति के बिना राज्यों में आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जांच करने का अधिकार है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। नवंबर 2008 में 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के मद्देनजर जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था, तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने NIA की स्थापना का फैसला लिया था। दिसंबर 2008 में पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री P चिदंबरम ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी विधेयक पेश किया। एजेंसी 31 दिसंबर 2008 को अस्तित्व में आई और वर्ष 2009 में इसने अपना कामकाज शुरू किया। अब तक NIA ने 447 मामले दर्ज किए हैं। NIA का क्षेत्र अधिकार। जिस कानून के तहत एजेंसी संचालित होती है वह पूरे भारत में तथा देश के बाहर भारतीय नागरिकों पर भी लागू होती है। सरकार की सेवा में व्यक्ति जहां कहीं भी तैनात है, भारत में पंजीकृत जहाजों, विमानों पर व्यक्ति चाहे वह कहीं भी हो, वे व्यक्ति जो भारत के बाहर भारतीय नागरिक के विरुद्ध या भारत के हित को प्रभावित करने वाला सूचीबद्ध अपराध करते हैं। क्या होते हैं सूचीबद्ध अपराध जिन पर NIA कर सकती है जांच? अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की एक सूची बनाई गई है जिस पर NIA जांच कर सकती है और मुकदमा चला सकती है। इस सूची में शामिल हैं
परमाणु ऊर्जा अधिनियम, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, अपहरण रोधी अधिनियम, नागरिक उड्डयन अधिनियम की सुरक्षा के खिलाफ गैर कानूनी अधिनियमों का दमन, शार्क सम्मेलन यानी आतंकवाद का अनुमूलन अधिनियम, कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्ट पर समुद्री नेविगेशन और फिक्स्ड प्लेटफॉर्म्स की सुरक्षा के विरुद्ध गैर कानूनी कृत्यों का अनुमूलन, सामूहिक निवेश के हथियार और उनकी आपूर्ति प्रणाली यानी गैर कानूनी गतिविधियां निषेध अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, शास्त्र अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत कई अन्य प्रासंगिक अपराध, स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम। क्या है एनआईए की जांच प्रक्रिया? राज्य सरकार की सिफारिश पर अधिनियम की धारा 6 के तहत राज्य सरकारें किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज सूचीबद्ध अपराधों से संबंधित मामलों को एनआईए जांच के लिए केंद्र सरकार यानी केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज सकती है। उपलब्ध कराए गए विवरण का आकलन करने के बाद केंद्र एजेंसी को मामले को संभालने का निर्देश दे सकता है। राज्य सरकारों को एनआईए को सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार के अनुरोध पर भारत में जब केंद्र सरकार की राय है कि किए गए अनुसूचित अपराध की जांच अधिनियम के तहत की जानी आवश्यक है, तो वह जांच करने के लिए एजेंसी को निर्देश दे सकती है। भारत के बाहर जब केंद्र सरकार को पता चलता है कि भारत के बाहर किसी भी स्थान पर जहां अनुसूचित अपराध किया गया है यह अधिनियम लागू होता है, वह एनआईए को मामला दर्ज करने और जांच करने का निर्देश भी दे सकती है। अनुमोदन के आधार पर गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम 1967 यानी यूएपीए और कुछ अन्य अनुसूचित अपराधों के तहत आरोपी पर मुकदमा चलाने के लिए एजेंसी केंद्र सरकार से मंजूरी मांगती है। यूएपीए की धारा 45(2) के तहत गठित प्राधिकरण की रिपोर्ट के आधार पर यूएपीए के तहत मंजूरी दी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का इन न्यूज टॉपिक। शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए संसदीय स्थायी समिति के सुझाव। संसदीय स्थायी समिति ने भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षा मानकों, मान्यता प्रक्रिया, अनुसंधान, परीक्षा सुधारों और शैक्षणिक वातावरण की समीक्षा की। क्या रहे रिपोर्ट के निष्कर्ष? केंद्र शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने समिति को सूचित किया कि मात्र 30% विश्वविद्यालय और 20% कॉलेज प्रत्ययन प्रणाली में है। कुल 50,000 कॉलेजों में से 9,000 से कम कॉलेज मान्यता प्राप्त हैं। कई डीम्ड विश्वविद्यालयों ने तेजी से पैसा कमाने के लिए मुफ्त दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम शुरू किया है, जिससे शोध कार्य की गुणवत्ता में कमी आती है। कई राज्य विश्वविद्यालय सुचारू रूप से मूल्यांकन करने में लगातार विफल रहे हैं, जिसकी वजह से अक्सर प्रश्न पत्र लीक और नकल जैसे बड़े मामले समाचारों में देखे जाते हैं। क्या होती है प्रत्ययन प्रणाली? प्रत्ययन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इस बात का मानकीकरण होता है कि कौन से न्यूनतम बेंचमार्क बनाए जाने हैं। यह एक औपचारिक स्वतंत्र सत्यापन प्रक्रिया है जो यह निर्धारित करती है कि कोई कार्यक्रम या संस्थान परीक्षण, निरीक्षण या प्रमाणन के मामले में स्थापित गुणवत्ता मानकों को पूरा करता है या नहीं। क्या है ग्रेडिंग प्रक्रिया? वर्तमान में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्ययन परिषद यानी NAAC, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के तहत एक स्वायत्त निकाय है जो पठन, पाठन, अनुसंधान एवं बुनियादी ढांचे सहित कई मानदंडों पर उचित शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन करता तथा संस्थानों को A++ से लेकर C तक के ग्रेड प्रदान करता है। यदि किसी संस्थान को D ग्रेड दिया जाता है तो इसका अर्थ है कि वह मान्यता प्राप्त नहीं है। ग्रेडिंग 5 वर्ष के लिए वैध होती है। क्या है समिति की प्रमुख सिफारिशें? NAAC और राष्ट्रीय प्रत्ययन बोर्ड यानी NBA जो उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रमों को मान्यता देते हैं के सामने आने वाले मुद्दों का विश्लेषण किया जाना चाहिए और उन पर काम किया जाना चाहिए। प्रत्ययन की आवृत्ति और अवधिक्रता के मानदंडों को परिभाषित किया जाना चाहिए ताकि संस्थान समीक्षा के बिना वर्षों तक ग्रेड बनाए रखने की प्रवृत्ति विकसित ना करे, क्योंकि यह प्रवृत्ति बिना संस्थानों को आत्मसंतुष्टता की ओर ले जाती है और गुणवत्ता तंत्र को कमजोर करती है। समिति अनुशंसा करती है कि संस्थान की परीक्षा प्रबंधन योग्यता के मानदंडों को भी मान्यता के विचार के लिए अनिवार्य मानदंड के रूप में माना जाए।
इसलिए कोचिंग सेंटरों के सहयोग से कदाचार में शामिल उच्च संस्थानों की मान्यता रद्द करने सहित सख्त कार्रवाई का भी सुझाव दिया। सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को इस आधार पर ग्रेड प्रदान किया जाना चाहिए कि उनकी परीक्षाएं कितनी विश्वसनीय और आसान है। तथाकथित डिम्ब विश्वविद्यालयों को भी विश्वविद्यालय शब्द का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि अन्य देशों में ऐसी कोई अवधारणा नहीं है। अधिक वित्तीय पोषण को प्रोत्साहित करने के लिए इसे सुझाव दिया कि व्यक्तियों, पूर्व छात्रों और संस्थानों द्वारा दिया गया दान 100% कर कटौती योग्य होना चाहिए। इस समिति ने यह भी सुझाव दिया कि ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए मानदंडों पर फिर से विचार करने और संशोधन करने की तत्काल आवश्यकता है। मुक्त दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों के संबंध में विकल्पों की सावधानी पूर्वक जांच करने के बाद समिति ने ऐसी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय करने की सिफारिश की। भारत में शिक्षा क्षेत्र के लिए पहल। NEP 2022 का उद्देश्य भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। कैबिनेट ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने की भी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट द्वारा स्वीकृत NEP आजादी के बाद से भारत में शिक्षा के ढांचे में तीसरा बड़ा सुधार है। इससे पहले की 2 शिक्षा नीतियां वर्ष 1968 और 1986 में लाई गई थी। क्या होगा भविष्य? अच्छे प्रत्ययन रिकॉर्ड वाले संस्थानों या शीर्ष प्रदर्शन करने वाले संस्थानों को अपेक्षाकृत नए 10 से 12 संभावित संस्थानों को सलाह देने के लिए चुना जाता है। संस्थानों में अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम शिक्षण और सिखाने की प्रथाओं का अनुकरण चिन्हित मेटर संस्थान में किया जाएगा। संस्थानों को परीक्षण, कार्यशालाओं, सम्मेलनों आदि जैसे विभिन्न गतिविधियों के लिए 3 वर्ष की अवधि में 50 लाख रुपए तक प्रति संस्थान वित्तीय पोषण भी प्रदान किया जाएगा। एकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट की परिकल्पना। यह एक डिजिटल बैंक के रूप में परिकल्पित है जो किसी भी पाठ्यक्रम में छात्र द्वारा अर्जित क्रेडिट को संग्रह है। यह बहुवार्षिक और समग्र शिक्षा की सुविधा के लिए एक प्रमुख साधन है। यह उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए कई प्रवेश और निकास विकल्प प्रदान करेगा। यह युवाओं को भविष्योन्मुखी बनाएगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से संचालित अर्थव्यवस्था के लिए रास्ता खोलेगा।